11 साल का एक जर्मन बच्चा हेलमट सोने के लिए बेड पर जाता है, पर अचानक वो अपने पेरेंट्स को सीरियस टोन में कुछ बातें करते सुनता है। बच्चे के फादर अपनी वाइफ से कहते हैं कि लगता है अब समय आ गया है कि हम पूरे परिवार को खत्म कर दे, या केवल मैं सुसाइड कर लूं। बच्चे के फादर की आवाज में एक डर होता है और इस डर को बयां करते हुए वो आगे अपनी वाइफ से कहता है कि अब एलाइज हमारे साथ वही करेंगे जो हमने जूस के साथ किया। अब हेलमट उस समय इस बात को सुनकर कुछ रिएक्ट नहीं करता और सो जाता है। अगले दिन उस बच्चे के फादर पूरी फैमिली के साथ जंगल में जाते हैं और पिकनिक मनाते हैं, लेकिन इसके बाद हेलमट के फादर खुद को अपने ऑफिस में गोली मार लेते हैं, जिसके बाद हेलमट उनकी यूनिफॉर्म को फैमिली फायरप्लेस पर जलता देखता है। इस इंसिडेंट के बाद हेलमट को वही रात वाली बात याद आती है और वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अगले 9 साल तक अपने घर पर खाना भी नहीं खाता, केवल इस डर से कि कहीं उसकी माँ उसे खाने में जहर ना दे दे। अभी हमने आपको जो स्टोरी सुनाई वो केवल एक स्टोरी नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद लोगों की मेंटालिटी थी। इस स्टोरी में हेलमट एक रैंडम जर्मन बॉय था जिसके फादर हिटलर के सपोर्टर थे, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 हारने के बाद डरे हुए थे। ये डर उस समय केवल उनके अंदर नहीं था बल्कि हिटलर के हर सपोर्टर के अंदर था, जिन्होंने हिटलर के कारण युद्ध लड़ा। वो हारे और डर डर के जिए। ये हेलमट के फादर की तरह मारे गए। हिटलर न केवल इनकी मौत का कारण बल्कि करोड़ों लोगों की मौत का कारण रहा है। इसने इतिहास के सबसे बड़े जीनोसाइड्स करवाए हैं। इसने ऐसे कैंप्स बनवाए जहां बच्चे, बड़े और बूढ़ों को गैस चेंबर में डालकर मार दिया जाता था। हिटलर ने दुनिया में अपनी ऐसी तानाशाही दिखाई थी कि आज भी लोग किसी सख्त इंसान को हिटलर से कंपेयर करते हैं, लेकिन हमारे मानने में शायद ही इस दुनिया में कोई होगा जिसे हम हिटलर से कंपेयर कर सके, क्योंकि इसने जो क्राइम किए वो मानवता को शर्मसार करने वाले काम थे। हिटलर के समय में जो सिचुएशंस थी वो हम केवल पढ़ सकते हैं, लेकिन महसूस ना कभी कर सकते हैं और ना कभी करना चाहेंगे। लेकिन कहते हैं हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही हिटलर के भी 2 पहलू थे। लोग इसे 2 तरह से देखते हैं। अब कुछ के लिए ये एक क्रूर तानाशाह था, तो कुछ के लिए ये एक ग्रेट लीडर भी था। हिटलर एक ऐसा लीडर था जो केवल अपनी स्पीचेस के थ्रू ही लोगों के अंदर एक आग पैदा कर देता था। वो लोगों को इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेट करने में काफी माहिर था। लेकिन ऐसा नहीं कि ये बचपन से ऐसा था, बल्कि हिटलर तो बचपन में एक आर्टिस्ट बनना चाहता था या प्रीस्ट बनना चाहता था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने हिटलर को एक प्रीस्ट और आर्टिस्ट बनने की जगह एक क्रूर तानाशाह बना दिया? 20 अप्रैल 1889 को ब्रोनौ एम एन नाम की जगह पर हिटलर का जन्म हुआ। ये जगह जर्मनी के बॉर्डर से लगी हुई है। हिटलर ने अलोय हिटलर और क्लारा पॉजल के घर जन्म लिया, जिन्होंने इसका नाम अडोल्फ हिटलर रखा। यह अपने परिवार का चौथा बच्चा था। हिटलर को अपने परिवार में बड़ी ही प्यार से रखा जाता था। स्पेशली हिटलर की माँ इस पर अपनी जान देती थी, क्योंकि हिटलर से पहले उनके जो भी बच्चे हुए थे वो किसी न किसी वजह से ज्यादा दिन जी नहीं सके। इसका पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था। उसे स्कूल की पढ़ाई और डिसिप्लिन लाइफ फिजूल की बातें लगती थी, जिसके कारण हिटलर और उसके फादर के बीच कभी नहीं बना। इवन हिटलर के फादर कभी कभी तो गुस्से में उसे मारते पीटते भी थे, जिससे परेशान होकर हिटलर ने 8 साल की उम्र में सिंगिंग लेसन्स लेने शुरू कर दिए, जिससे वो चर्च में गाना गाने लगा। चर्च में जाने के कारण ही वो एक समय पर प्रीस्ट भी बनना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि इसी समय हिटलर की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। वो अपने छोटे भाई एडमंड को खो देता है। एडमंड की मीजल्स, जिसे खसरा रोग भी कहते हैं, उसकी वजह से डेथ हो गई, जिसका हिटलर के ऊपर काफी बुरा असर पड़ा। वो अपने भाई को हमेशा याद करता रहता। वो धीरे धीरे एक ऐसा लड़का बन जाता है जो केवल अपने में ही रहना पसंद करता है। इवन इस इंसिडेंट के बाद वो अपने फादर और टीचर्स के साथ भी काफी बुरा बर्ताव करता है। उसने स्कूल्स में भी काफी गंदा परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। हालांकि समय के साथ हिटलर का इंटरेस्ट भी चेंज हुआ और अब वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, जिसके लिए उसने 2 बार आर्ट स्कूल में अप्लाई भी किया था, लेकिन दोनों बार उसे वहां से रिजेक्शन मिला। इसी समय हिटलर एक ऐसा इंसान बनता जा रहा था जिसका इंटरेस्ट जर्मन हिस्ट्री और जर्मन पीपल में था। वो बेशक ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, लेकिन उसका मन जर्मनी की ओर ही भागता था। हिटलर बचपन से ही जर्मनी का नेशनल सॉन्ग गाता, वहां के बारे में पढ़ता, वहां के लोगों से इन्फ्लुएंस होता। हिटलर के भाई की मौत के 3 साल बाद उसके फादर की भी डेथ हो जाती है।
जिसके बाद हिटलर को उसकी पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंसेस की वजह से स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। हिटलर के पास अब अपने कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं थे। उसके घर का खर्च भी ऑर्फन्स बेनिफिट से चलता और ऊपर से हिटलर के माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। हिटलर इन सभी चीजों से काफी परेशान था कि अचानक एक दिन उसकी माँ की भी डेथ हो जाती है। 21 दिसंबर 1907 को हिटलर अपनी माँ को भी खो देता है, जिसके बाद वो पूरी तरह से अकेला और अनाथ हो जाता है। उसके पास न रहने को घर था, न खाने को खाना। वो दर दर काम की तलाश में भटकता और रोता। उसके पास खाने या रहने को एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, जिसकी वजह से हिटलर ने लेबर का काम भी किया, पेंटिंग्स बनाई और उन्हें बेचा। कुल मिलाकर जीने खाने के लिए जो किया जा सकता था, हिटलर ने वो सब किया। इस तरह से हिटलर एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करने लगा। इसी समय हिटलर का सामना मेयर कार्ल ल्यूगर से हुआ, जो अपनी रेसिस्ट सोच और जर्मन के प्रति लगाव के लिए जाने जाते थे। यही नहीं, हिटलर इस समय मारिया हिल्फ डिस्ट्रिक्ट में रहा करता था, जहां जर्मन नेशनलिज्म हर दूसरे इंसान में देखने को मिलता था, जिसके कारण हिटलर को जर्मनी और पॉलिटिक्स दोनों में काफी इंटरेस्ट आने लगा। वो मेयर कार्ल ल्यूगर से भी काफी प्रभावित था, जिसके कारण वो ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर्स पढ़ता और हर पॉलिटिकल न्यूज से अपडेट रहने लगा। उसके मन में जूस के लिए इस समय तक कोई नफरत नहीं थी। हिटलर वर्ल्ड वॉर 1 से पहले तक जूस के साथ अपने पेंटिंग बिजनेसेस में डीलिंग्स भी करता था, लेकिन उसके माइंड पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने काफी बुरा असर डाला। हिटलर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जैसे ही सुना, वो जर्मनी शिफ्ट हो गया और उसने आर्मी में जाने का फैसला लिया। हिटलर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एज अ सोल्जर पार्टिसिपेट किया, जहां पहले वो केवल इंफॉर्मेशंस पहुंचाने का काम करता था, लेकिन देखते ही देखते वो जर्मन फोर्सेस में वो एक पॉपुलर फेस बन गया। उसने कई जंग भी लड़े, जिसमें फर्स्ट बैटल ऑफ यीप्रा, द बैटल ऑफ द सोमे, द बैटल ऑफ आरास एंड द बैटल ऑफ पासचंडाले आती है। इन सभी लड़ाइयों में से बैटल ऑफ द सोमे में हिटलर घायल हो गया था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, जिसके कारण उसकी ब्रेवरी को सल्यूट किया गया और उसे आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। हालांकि वॉर के बाद हिटलर लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। हिटलर को काफी मेजर इंजरीज आई थी। वॉर के एंड तक हिटलर के अंदर जर्मन नेशनलिज्म साफ तौर पर देखी जा सकती थी। जर्मनी का वॉर को हारने का दुख हिटलर को लिए बैठा। हिटलर ने मन ही मन सिविलियन लीडर्स, जूज, मार्क्सिस्ट के लिए नफरत पाल ली थी। हिटलर का मानना था कि इन लोगों ने वॉर के दौरान उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। इन लोगों ने वॉर को खत्म किया और ऐसी ट्रीटीज पर साइन किया जिन्होंने जर्मनी को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। हिटलर ने यही से अपने मन में एक आइडियोलॉजी को जन्म दिया, जो बाद में नाजिज्म के नाम से जानी गई। 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा गया, जिसमें एलाइज कंट्रीज यानी इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया ने सेंट्रल कंट्रीज को हरा दिया, जिसमें जर्मनी भी आता था। जर्मनी के हारने के बाद वहां का पॉलिटिकल सिस्टम काफी खराब हो गया था। कोई भी सरकार वहां राज करने के लिए नहीं थी, जिसके कारण सभी पार्लियामेंट पार्टीज को जर्मनी में अपनी गवर्नमेंट बनाने का मौका मिल गया, जिसके लिए एक नई गवर्नमेंट को बनाने की बात सामने आने लगी। नई गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए नेशनल असेंबली ने वाइमर नाम की जगह पर मिलने का फैसला लिया, जहां बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करते हुए एक गवर्नमेंट को बनाया गया, जिसके लिए प्रॉपर वोटिंग्स का सहारा लिया गया, जिसमें वुमेन ने भी अपने वोट डाले। इस गवर्नमेंट को ही वाइमार रिपब्लिक के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि उस समय ज्यादातर जर्मनी की पब्लिक इस रिपब्लिक के खिलाफ थे, क्योंकि इस रिपब्लिक ने ही पीस के नाम पर ऐसी ट्रीटीज पर साइन किया जिसने जर्मनी को बर्बाद कर दिया। इन ट्रीटीज में सबसे हार्श और ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑफ वर्साई थी। ट्रीटी ऑफ वर्साई में इतने हार्श रूल्स और एक्शंस थे, जिसकी वजह से जर्मनी को बहुत बुरे इकोनॉमिकल कंडीशन से गुजरना पड़ा। इस पीस ट्रीटी के कारण ही जर्मनी ने अपनी ओवरसीज कॉलोनीज, a tenth of population, 13% टेरिटरीज, 75% आयरन और 26% कोल खो दिए। एलाइड पावर्स ने वॉर के बाद जर्मनी पर ऐसे रूल्स इंपोज किए जिससे उनकी कमर ही टूट गई। जर्मनी इस ट्रीटी के कारण दिन पर दिन एक वीक देश बनता चला गया। जर्मनी के जो भी रिसोर्सेज थे, वो सभी रिसोर्सेज एलाइज कंट्रीज ने छीन लिए, जिसके कारण जर्मनी के पास आगे बढ़ने के लिए ना पैसे थे, ना कोई रिसोर्सेज। एलाइड पावर्स ने वॉर का कारण जर्मनी को बताते हुए उसके ऊपर वॉर डैमेजेस का सारा खर्चा भी थोप दिया। जर्मनी को वॉर गिल्ट माना गया और इसे करीब 6.6 बिलियन पाउंड्स देने के लिए मजबूर किया।
अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस समय में 6.6 बिलियन पाउंड्स कितना ज्यादा अमाउंट होगा। इसके अलावा जर्मनी को अपनी आर्मी पर भी कंट्रोल लगाना पड़ा। कई लोग जर्मनी के खराब हालत का जिम्मेदार वाइमर रिपब्लिक और इनके द्वारा साइन की गई ट्रीटी ऑफ वर्साले को भी मानते हैं, इंक्लूडिंग हिटलर। अब वाइमर रिपब्लिक का दिन पर दिन विरोध होने लगा। कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट मिलकर सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स पर अटैक करने लगे, क्योंकि ये लोग वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे। इस समय नेशनलिस्ट ग्रुप ने वाइमर रिपब्लिक के लीडर्स और सपोर्टर्स को नवंबर क्रिमिनल्स का नाम दिया। नेशनलिस्ट के अकॉर्डिंग ये सभी लोग जर्मनी के क्रिमिनल्स थे, जिन्होंने नेगोशिएट करके वॉर को एंड किया और हार्श ट्रीटीज पर साइन किया। नेशनलिस्ट के इस माइंडसेट ने जर्मनी के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में कई चेंजेस देखे। हिटलर के माइंडसेट पर वर्ल्ड वॉर 1 के एंड रिजल्ट ने भी काफी भारी असर डाला। वॉर खत्म होने के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति तो खराब थी ही, लेकिन इसका असर लोगों की सोच पर भी पड़ा। पॉलिटिशियंस और न्यूज़पेपर पब्लिशर्स ने मर्दों की एक अलग छवि प्लॉट करने की कोशिश की। उनके अकॉर्डिंग आदमी को अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन होना जरूरी था, वही वुमेन को केवल घर के कामकाज पर ध्यान देना जरूरी था। इसके अलावा ट्रेंच लाइफ को भी ग्लोरीफाइड किया गया। दरअसल वॉर के दौरान सोल्जर्स बड़े बड़े गड्ढे बनाकर उनमें रहते थे, जहां की असलियत मीडिया में दिखाई जाने वाली लाइफ से एकदम अलग थी। असल में सोल्जर्स को इन सभी गड्ढों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इन ट्रेंचेस में उन्हें हार्मफुल गैसेस, रैट्स, एनिमी शेलिंग और गंदगी में रहना होता था। इसके अलावा उस समय वॉर प्रोपेगेंडा और नेशनल ऑनर का दौर भी देखा गया, जिसने पब्लिक को डिक्टेटरशिप की ओर ढकेल दिया। माइंडसेट के अलावा पॉलिटिकल चेंजेस भी देखे गए। वैसे वाइमर रिपब्लिक के खिलाफ ग्रुप्स फॉर्म्स होने लगे, जिसमें स्पार्टसिस्ट लीग एक ऐसा रेवोल्यूशनरी ग्रुप था जो रशिया के बोल्शेविक रेवोल्यूशन से काफी इन्फ्लुएंस था। लोग सोवियत स्टाइल गवर्नेंस अपने देश में भी चाहते थे, जिसके लिए दिन पर दिन प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। अब वाइमर रिपब्लिक ने इन सभी प्रोटेस्ट को शांत कराने के लिए एक मीटिंग की, जिसके बाद उन्होंने फ्री कॉर्प्स का सहारा लिया। फ्री कॉर्प्स वॉर वेटरन्स और जॉबलेस लोगों का वो ग्रुप था जो गवर्नमेंट के लिए काम करता था, लेकिन इनसे भी प्रोटेस्ट पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इवन कुछ समय बाद स्पार्टसिस्ट ग्रुप ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी बनाई, जिसने लगातार वाइमर रिपब्लिक का विरोध किया। जर्मनी की हालत काफी खस्ता होती नजर आ रही थी। लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, पर उन्हें अपनी वॉर की भरपाई भी करनी थी। जर्मनी के गोल्ड रिजर्व्स भी वॉर ने खाली कर दिए थे, जिस कारण इन्होंने एलाइज कंट्रीज को पैसा देने से मना कर दिया। जिसके बाद फ्रांस ने जर्मनी का लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रोर पर कब्जा कर लिया। रोर में दुनिया का सबसे ज्यादा कोल पाया जाता है। इसके बाद जर्मनी ने अपनी बुरी सिचुएशन को ठीक करने के लिए पैसा छापना शुरू कर दिया। पैसे छापने की वजह से देश में नोट्स तो भर गए, लेकिन इनकी वैल्यू गिर गई। अब एक मुट्ठी नोट से एक ब्रेड खरीद पाना भी मुश्किल होने लगा। महंगाई इतनी बढ़ गई कि वहां एक नए शब्द का जन्म हुआ, जिसका नाम था हाइपर इन्फ्लेशन, जिसका मतलब होता है कि महंगाई का हद पार कर जाना। इस वक्त अमेरिका ने जर्मनी की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर अमेरिका में आए भयानक ग्रेट डिप्रेशन की वजह से अब अमेरिका भी पीछे हट गया। द ग्रेट डिप्रेशन के बाद अमेरिका ने जर्मनी को सपोर्ट देना भी बंद कर दिया, जिससे जर्मनी को एक साथ दो झटके लगे। एक यूएसए के फाइनेंशियल एड न आने से, दूसरा दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस के आने से। जर्मनी की हालत और बिगड़ती चली गई। 1932 तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% तक कम हो गया, जिससे करीब 6 मिलियन लोग उस समय जर्मनी में अनएम्प्लॉयड घूम रहे थे। लोगों ने सड़क पर नारे लगाने शुरू कर दिए। जर्मनी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि लोगों का सरकार से विश्वास भी डगमगाने लगा था। लोग सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। सरकार की खस्ता हालत देख हिटलर ने इस मौके का फायदा उठाया। हिटलर इस समय सत्ता में आया। यहाँ से हिटलर और नाजिज्म ने जर्मनी में अपनी अलग पहचान बनाई, और यहीं से शुरू हुई हिटलर का नो वन से जर्मनी का अडोल्फ हिटलर द डिक्टेटर बनने का सफर। आर्मी छोड़ने के बाद हिटलर ने 1919 में जर्मनी वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की। ये ग्रुप उस समय इतना बड़ा नहीं था, जिस कारण हिटलर उस ग्रुप में बहुत जल्द शामिल हुआ और अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा ली। हिटलर ने इन सारे ग्रुप मेंबर्स को इकट्ठा किया और उनका सपोर्ट प्राप्त कर लिया, और इस ग्रुप का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दिया, जो आगे चलकर नाजी पार्टी बनी। नाजी पार्टी नाजिज्म से बनी थी। नाजिज्म एक आइडियोलॉजी थी जो हिटलर के टाइम पीरियड में जर्मनी में इंट्रोड्यूस की गई।
इसके अकॉर्डिंग लोगों को उनके रेस और अपीयरेंस से जज किया जाता था। लोगों को अपर क्लास और लोअर क्लास के हिसाब से ट्रीट किया जाता था। हिटलर जर्मनी पर राज करने के सपने के साथ निकल पड़ा। इसने अपनी पार्टी को धीरे धीरे बड़ा किया, जिसके बाद इसने 1923 में बावेरिया नाम की जगह को सीज करने का प्लान बनाया, लेकिन उसमें ये बुरी तरह से फेल हो गया, जिसके बाद इसे अरेस्ट कर लिया गया, जहां जेल में ही बैठे बैठे ही हिटलर ने एक बुक लिख दी, जिसमें इसने अपने फ्यूचर प्लान्स और अपनी आइडियोलॉजी को साफ तौर पर बयां किया। इस बुक का नाम माइन काम्फ था, जिसका मतलब माय स्ट्रगल होता है। हालांकि ये बुक लोगों में फेमस नहीं हो सकी। हिटलर कुछ सालों बाद जेल से बाहर आया और दोबारा अपनी पार्टी पर काम करने लगा। हिटलर ने 1930 तक अपनी पार्टी को बड़ा करने के लिए गजब की मेहनत की और 1930 में हिटलर ने ग्रेट डिप्रेशन का फायदा उठाया और लोगों का सपोर्ट हासिल किया। इकोनॉमी स्लो डाउन के चलते जहां लोग पूरी तरह से अपना होप खो चुके थे, वहां हिटलर ने लोगों से एक बेटर फ्यूचर का वादा किया और अपना नाजी प्रोपेगेंडा चलाया। हिटलर ने अपनी इन्फ्लुएंशियल स्पीचेस के थ्रू लोगों को यह विश्वास दिलाया कि अगर वो उसे वोट देंगे तो वो हर साल में उन्हें एक खराब सिचुएशन से बाहर निकालेगा। इस दौरान हिटलर बड़ी बड़ी रैलीज करता, अपनी स्पीचेस देता। लोग इसकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते, जिस कारण इसने बहुत कम समय में पूरे जर्मनी में अपना जादू चलाया, जिसका असर वोटिंग्स में देखने को मिला। 1928 में हिटलर ने पहली बार चुनाव लड़ा था, जहां उसे केवल 2.6% वोट मिले थे। लेकिन इस बार यानी 1932 में हिटलर को किसी भी दूसरी पार्टी से ज्यादा वोट्स मिले। कई रिपोर्ट से दावा करती है कि हिटलर को 1932 के इलेक्शंस में लगभग 38 मिलियन वोट्स मिले थे। इसके बाद हिटलर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। दरअसल हिटलर इस बात को साफ तौर पर जानता था कि जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी और सस्पेंशन ऑफ सिविल राइट्स के प्रोविजंस है। बस इन्हें लागू करने के लिए इसे एक सही समय का वेट था, जिसके लिए ये शांत बैठा था। हिटलर की इतनी पॉपुलैरिटी देखकर 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हाइडेनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया। 28 फरवरी 1933 को जर्मन पार्लियामेंट में एक मिस्टीरियस आग लग गई। हिटलर ने सिचुएशन का फायदा उठाया और पूरे जर्मनी में इमरजेंसी लगा दी, जिसमें सिविलियंस से उनके सभी राइट्स को छीन लिया गया। इमरजेंसी के बाद हिटलर इनेबलिंग एक्ट लेकर आया, जिसके पास होने के बाद जर्मनी एक डिक्टेटर कंट्री बन गया। इस एक्ट ने हिटलर को जर्मनी की सारी पावर सौंप दी, जिसके बाद देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज और यूनियंस थे उन्हें बैन कर दिया गया। हिटलर ने कंट्री की इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी और जुडिशरी को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया, जिसके बाद जर्मनी में हिटलर का नियम ही शासन बन गया। हिटलर ने स्पेशल सर्विलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस का भी इंतजाम किया, जो उसके खिलाफ साजिश करने वाले लोगों को पकड़ने का काम करते थे। अब हिटलर के पास जर्मनी की सत्ता तो थी, लेकिन उसे ऑपरेट करने के लिए पैसा नहीं था, जिसके लिए हिटलर ने जर्मनी को एक नई शेप देना शुरू कर दिया। हिटलर ने सबसे पहले हॉलमार्शाट नाम के इकोनॉमिस्ट को हायर किया, जिससे जर्मनी की हालत सुधर सके। हुआ भी ऐसा ही। हॉलमार्क के प्लान्स ने जर्मनी की हालत को सुधारा, जिसके लिए सबसे पहले वो फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट के एम के साथ आगे बढ़ने लगा। इसके अलावा हिटलर के राज में फॉरेन पॉलिसीज में भी सुधार देखने को मिला। हिटलर ने सबसे पहले 1933 में खुद को लीग ऑफ नेशन से बाहर किया, फिर 1938 में राइनलैंड नाम की जगह को वापस अपने कब्जे में किया, साथ ही ऑस्ट्रिया और जर्मनी को दोबारा एक किया। इसके बाद हिटलर ने वेस्टर्न जर्मनी की ओर अपना रुख मोड़ा और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। हिटलर के इन सभी एक्ट्स में इंग्लैंड ने बिना बोले उसका सपोर्ट किया। वो इसलिए क्योंकि इंग्लैंड को लगता था कि वर्साइली ट्रीटी ने जर्मनी के साथ काफी बुरा किया था। कुल मिलाकर कुछ सालों में हिटलर ने जर्मनी की किस्मत चमका दी थी, लेकिन वो यहाँ रुका नहीं। उसमें और ज्यादा हासिल करने की चाह थी। हालांकि शाट ने हिटलर को समझाया भी था कि स्टेट में अभी फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो वो जो करे सोच समझ के करे। लेकिन हिटलर कहाँ किसकी सुनने वाला था। हिटलर इस इंसिडेंट के बाद सबसे पहले तो शाट को बाहर करता है और फिर इसने अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए वॉर का डिसीजन लिया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर जर्मनी ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को एक्वायर करेगा तो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज उनके अंडर आएंगे, जिससे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधर सकेगी। सितंबर 1939 में हिटलर पोलैंड पर हमला बोल देता है, जिसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड भी वॉर में शामिल हो जाते हैं।
वो इसलिए क्योंकि जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन बेल्जियम का साथ देने का वादा करता है, उसी तरह ब्रिटेन ने पोलैंड के साथ भी एक ट्रीटी साइन की होती है, जिसके अकॉर्डिंग ब्रिटेन को पोलैंड का साथ देना होता है। वहीं दूसरी ओर जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन किया होता है, जिससे वो अपनी इंटरनेशनल लेवल पर पावर बढ़ा सके। देखा जाए तो 1940 तक वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के हालात अच्छे थे, लेकिन अपनी पावर के नशे में हिटलर यहाँ एक गलती कर देता है, जिसके कारण जर्मनी वॉर हार जाता है। दरअसल जैसे ही हिटलर को दिखता है कि वो वॉर जीत रहा है, वो लगे हाथ अपने सालों से देख रहे सपने को भी सच करना चाहता है, जिसके अकॉर्डिंग हिटलर ईस्टर्न यूरोप पर कब्जा करना चाहता है। इस सपने को पूरा करने के लिए हिटलर 1941 में सोवियत यूनियन पर वॉर डिक्लेयर कर देता है, जिसके बाद हिटलर वेस्ट में ब्रिटेन और ईस्ट में सोवियत यूनियन को एक साथ संभालने में नाकामयाब हो जाता है और जर्मन आर्मी को ही बर्लिन तक खदेड़ देती है, जिससे सोवियत यूनियन का भी दुनिया में एक नया दौर देखने को मिलता है। अमेरिका अब तक वॉर से बाहर रहता है, लेकिन जापान पैसिफिक ओशन में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक के कारण अमेरिका भी वॉर का हिस्सा बन जाता है। ये वॉर लंबी चलती है। हिटलर को दिख रहा होता है कि अब उसका वॉर पर से कंट्रोल छूट रहा है, लेकिन वो वॉर एंड होने तक बर्लिन में ही रहने का फैसला लेता है और इसी जगह हिटलर रहस्यमयी तरीके से खुद को और अपनी वाइफ को गोली मार देता है। खुद को शूट करने से पहले हिटलर अपने एसएस फिजिशियन वर्नर हास से पूछता है कि सुसाइड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो वो हिटलर को पिस्टल और पॉइजन के बारे में बताता है, जिसके बाद हिटलर खुद को गन से शूट करता है और दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह का अंत हो जाता है। अपने पूरे टाइम पीरियड में नाज़ीज मास मर्डरिंग के दोषी पाए जाते हैं। नाज़िज्म के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान इक्वल नहीं है। सोसाइटी में अपर क्लास और लोअर क्लास मेंटालिटी एग्जिस्ट करती है। लोगों को रेशियल तरह से ट्रीट करना चाहिए। केवल वो लोग सोसाइटी के टॉप लोगों में आते हैं जो ब्लॉन्ड, ब्लू आइड और नॉर्डिक जर्मन आर्यंस की कैटेगरी में आते हैं। बाकी जूस को नाज़िज्म के अकॉर्डिंग सोसाइटी का सबसे लोअर क्लास माना गया था। इन्हें नाज़ी लोगों का दुश्मन कंसिडर किया जाता था। कुल मिलाकर लोगों को उनके फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता था। नाज़ीज केवल प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस को सोसाइटी में प्रेफरेंस देते थे। हिटलर के राज में स्पेशली जूस पर ज्यादा अत्याचार किया गया। नाज़ी जूस को अपना दुश्मन मानते थे। ये दुश्मनी सालों पुरानी थी। नाज़ीज का मानना था कि जूस क्राइस्ट के किलर्स थे। जूस के साथ मिडीवल टाइम से ही काफी भेदभाव किया जाता था। किन जूस से नफरत का सबसे बड़ा प्रेजेंट कारण था जर्मनी का वर्ल्ड वॉर 1 में हार जाना। हिटलर का मानना था कि इन्हीं लोगों ने फाइनेंशियली अलाइज की मदद की है, जिसकी वजह से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। हिटलर ने जूस को हमेशा ही इंटरनल ट्रेटर की तरह ही देखा। इन्हें रहने के लिए भी एक सेपरेट एरिया प्रोवाइड किया गया था, जिसे उस समय लोग घेटोस के नाम से जानते थे। हिटलर इन्हें रेस के अकॉर्डिंग डिफाइन करता था, जिस वजह से उसका मानना था कि इनका कन्वर्शन करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि फाइनल एलिमिनेशन ही इनका सॉल्यूशन है। और इस फाइनल एलिमिनेशन का मतलब था मौत। हिटलर का मानना था कि देश के यूथ का पॉलिटिक्स में एक्टिव होना जरूरी है। उसका मानना था कि एक स्ट्रॉन्ग नाज़ी सोसाइटी केवल देश के यंगस्टर्स को नाज़िज्म पढ़ाकर ही बनाई जा सकती है। हिटलर ने स्कूल्स में भी बच्चों को जूस से नफरत करना सिखाया। उसने सबसे पहले सभी जूस टीचर्स को स्कूल से निकाल दिया। उसके बाद सभी नाज़ी बच्चों को जूस के साथ बैठना अलाउड नहीं था। बच्चों को भेदभाव सिखाया जाने लगा। हिटलर ने फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया और बाद में उन्हें गैस चेम्बर में डाल दिया गया। केवल गुड जर्मन्स को ही स्कूलिंग का अधिकार था। इवन नाज़िज्म को बच्चों की टेक्स्ट बुक में इंट्रोड्यूस किया गया और उन्हें सिखाया जाने लगा कि उन्हें लॉयल और सबमिसिव बनना चाहिए। साथ ही जूस से नफरत करनी चाहिए और हिटलर की वर्शिप करनी चाहिए। हिटलर के समय में बच्चों को यह समझाया जाता था कि वुमेन मेन से डिफरेंट है और इक्वालिटी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर वुमेन मेन जैसी बन जाएंगी तो सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी। लड़कों को बताया जाता था कि उन्हें अग्रेसिव और मैस्कुलिन बनना है और वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो एक अच्छी माँ बने और प्योर ब्लडेड आर्यंस को जन्म दे। इसके साथ ही वुमेन को अपनी प्योरिटी को भी मेंटेन करना होता था। उन्हें जूस से दूरी बनाए रखने को कहा जाता था। इवन अगर किसी औरत ने अनडिजायरेबल नाज़ी को जन्म दिया तो उसे पनिश किया जाता था और डिजायरेबल नाज़ी को जन्म देने पर उन्हें अवार्ड दिया जाता था।
कुछ इस तरह के शिक्षा के साथ जर्मनी नाजिज्म फैलाया जा रहा था। हालांकि हिटलर के मरने के बाद जर्मनी ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने यह बात समझी कि वॉर सिर्फ नफरत ला सकता है और डिस्ट्रक्शन फैला सकता है। इसी वॉर के खत्म होने के बाद यूनाइटेड नेशंस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बने। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।